मैंने इस दुनिया का सबसे ताकतवर एसएसएस रैंक एबिलिटी जगाया था जो मुझे किसी भी चीज का कोई भी रूप मनमाने ढंग से तय करने की शक्ति देता था। लेकिन जब मैंने इसे असल में इस्तेमाल करने की कोशिश की तो एक टेबल पर लेबल लगाने पर सिर्फ उसके ऊपर फर्नीचर शब्द जुड़ गया। वहीं एक जॉम्बी को लेबल किया तो बस खतरा लिखा दिखाई दिया। इसी वजह से मैं समझ बैठा था कि यह एबिलिटी सिर्फ किसी चीज पर एक बेकार सा टैग चिपकाने के काम आती है। इसलिए जब दुनिया के अंत में मैं तेज बुखार से मरने के करीब पहुंच गया तो मेरी गर्लफ्रेंड हान जियांगशुए ने वो आखिरी इंजेक्शन जो मेरी जान बचा सकता था मुझे देने के बजाय एक ऐसे आदमी को थमा दिया जिसने डायमंड आर्म नाम की एबिलिटी जगाई थी। जाने से पहले उसने मुझे उस गंदे गद्दे पर धक्का देकर गिरा दिया और उसकी आवाज उस अंत होती दुनिया की ठंडी हवा जितनी बर्फीली थी। निराशा में डूबा मैं उस वेल्ड की हुई स्टील की सिक्योरिटी डोर को घूरता रहा और तभी बुखार से पगलाए मेरे दिमाग में एक हास्यास्पद सा ख्याल कौंध गया। अगले ही पल वो मजबूत लोहे का दरवाजा पल भर में एक कमजोर लकड़ी के दरवाजे में बदल गया। जॉम्बीज ने उसे आसानी से तोड़ डाला, लेकिन सामने उमड़ती लाशों की भीड़ देखकर भी मैं हंस पड़ा, क्योंकि यह कोई बेकार एबिलिटी नहीं थी बल्कि यह तो सृष्टि की रचना थी जहाँ बोला हुआ शब्द ही कानून बन जाता था। मानो मैं हर चीज को परिभाषित करने वाला कोई देवता हूँ। इसके तुरंत बाद मेरी नजर सबसे आगे उस जॉम्बी पर पड़ी जो लगभग मुझ पर टूट पड़ने ही वाला था, और जैसे ही मेरा मन थोड़ा हिला ऐसा लगा मानो किसी फिल्म को पॉज बटन दबा दिया गया हो। लेबल डॉल। इसके तुरंत बाद मेरी नजरें किसी दैवीय नियम की तरह पूरी जॉम्बी भीड़ पर घूम गई। लेबल फ्रोजन डॉल। पूरी दुनिया एक पल में शांत हो गई और दर्जनों जॉम्बी अलग अलग डरावनी मुद्राओं में हमेशा के लिए जम गए। लेकिन इस इस्तेमाल ने मेरी मानसिक शक्ति बुरी तरह खत्म कर दी और बुखार की चक्कर वाली सनसनी फिर लौट आई। मैंने अपने ही जलते हुए शरीर को देखा और अपना ध्यान बीमारी की जड़ पर केंद्रित किया। लेबल हेल्थ। उसी पल एक ठंडी सी राहत मेरे पूरे बदन में फैल गई और वो बुखार जिसने मुझे पूरे दिन तड़पाया था कुछ ही सेकंड में बर्फ की तरह पिघल कर गायब हो गया। क्या यही किसी देवता की ताकत होती है? शरीर ठीक होते ही भूख किसी सैलाब की तरह उमड़ आई, लेकिन हान जियांगशुए और वांग पो जाते जाते जो कुछ भी खाने लायक था सब साथ ले गए थे। जमीन पर सिर्फ धूल से सना एक गंदा पानी का गड्ढा और कुछ मैले सख्त ईंटों के टुकड़े बचे थे। मैं उस गंदे पानी के पास जाकर बैठ गया, उंगली आगे बढ़ाई और अपना मन केंद्रित किया। लेबल शुद्ध पीने योग्य पानी। उसी पल वो बदबूदार सड़ा हुआ पानी साफ और चमकदार हो गया। मैंने चुल्लू भरकर होठों तक ले जाकर एक घूंट चखा। साफ, मीठा और अंत की दुनिया से पहले पी गई किसी भी बोतल बंद पानी से बेहतर। पानी की समस्या सुलझते ही अब बारी थी खाने की। मेरी नजर फिर उन ईंटों पर गई। मैंने एक उठाकर तौला। उसका सख्त एहसास और भारी वजन बिल्कुल असली लग रहा था और मेरे होठों पर एक मुकम्मल मुस्कान उभर आई। हुक्म दिया। लेबल मुलायम ब्रेड। अगले ही पल एक गर्मा-गर्म ताजी मानो अभी ओवन से निकली हुई ब्रेड मेरे हाथ में आ गई। मैंने एक टुकड़ा तोड़कर मुंह में डाला। बाहर से कुरकुरी, अंदर से मुलायम और हल्की सी सही मिठास लिए हुए मैं जमीन पर बैठकर एक घूंट साफ पानी और एक और ब्रेड लेते हुए इस दुनिया के अंत की सबसे शानदार दावत का लुत्फ उठाने लगा। पेट भरते ही मैं अगले कदम के बारे में सोचने लगा। मुझे अपनी हिफाजत के लिए कोई हथियार चाहिए था। मेरी नजर एक टूटी हुई स्टील की पाइप पर पड़ी जो जंग खाई हुई थी और जिसका किनारा तेज था। हाथ में लेते ही काफी भारी महसूस हुई। लेबल तेज और हल्की मिश्र धातु की छोटी तलवार। हाथ में मौजूद वो पाइप रोशनी की एक लहर में खिंचती, बदलती और ढलती चली गई और आखिरकार वो एक चमकदार चांदी जैसी तेज धार वाली छोटी तलवार बन गई। मैंने बस यूं ही एक वार किया और बगल में रखा एक धातु का रैक टोफू की तरह खामोशी से कट गया। हथियार मिलते ही मेरे अंदर सुरक्षा का एहसास काफी बढ़ गया, लेकिन सिर्फ हथियार काफी नहीं था। इसीलिए मैंने अपने ही तन पर मौजूद उस फटे पुराने ट्रैक सूट को देखा। लेबल टियर 3 प्रोटेक्टिव सूट। कपड़े की बनावट उसी पल बदल गई। वो मजबूत और लचीला हो उठा और उसकी सतह पर हल्की सी ऊर्जा की चमक झिलमिलाने लगी। फिर मैंने तलवार कसकर पकड़ी और गोदाम का पिछला दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। बाहर की दुनिया पूरी तरह तबाह पड़ी थी। सड़कें छोड़े हुए वाहनों से जाम थीं और कुछ भटकते झॉम्बी मेरी बूझ सूंघ कर गुर्राते हुए मेरी तरफ बढ़ाए। मैंने तलवार तक इस्तेमाल करना जरूरी नहीं समझा, बस अपनी नजर उन पर घुमा दी। लेबल हार्मलेस किटन। उनकी डरावनी दहाड़ें बीच हवा में ही अचानक बिल्लियों की म्याऊ में बदल गईं। उनके अकड़े हुए शरीर तेजी से सिकुड़ने और बदलने लगे और कुछ ही सेकंड में जमीन पर कुछ बिल्लियां मेरे पैरों से सिर रगड़ती नजर आईं। इसके बाद मैं शांति से सड़क किनारे खड़े एक पुराने पिकअप ट्रक की तरफ बढ़ा जिसके टायर उतरे हुए थे और शीशे टूटे हुए थे। दरवाजा खोलकर अंदर बैठा, हाथ स्टीयरिंग व्हील पर रखे और आंखें बंद कर लीं। उसी पल मेरे नीचे धातु के रगड़ने और चरमराने की तेज आवाजें गूंज उठीं और अगले ही पल एक मैट ब्लैक आर्मर्ड ऑफ रोड व्हीकल मेरे नीचे प्रकट हो गई। यहाँ तक कि उसमें एक ऑन बोर्ड जीपीएस भी था जिस पर पूरे शहर का नक्शा दिख रहा था। मैंने एक्सीलेटर दबाया और स्क्रैप धातु से बनी यह लोहे की दानव सी गाड़ी तुरंत खाली सड़क पर दौड़ पड़ी। रास्ते में मैंने कार का रेडियो ऑन किया। पहले सिर्फ खरखराहट थी, लेकिन फिर वो शोर गायब हो गया और उसकी जगह एक आदमी की घबराई हुई आवाज उभर आई। मेरे होठों पर धीरे धीरे एक ठंडी सी मुस्कान उभर आई, क्योंकि मुझे याद था कि हान जियांगशुए और वांग पो ठीक शहर के बीचों बीच वाली तरफ ही भागे थे। सच में बिना किसी मेहनत के सब कुछ मिल रहा था। कुछ ही देर बाद मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया। सामने शॉपिंग मॉल के इर्द गिर्द कुछ हथियारबंद आदमी डिफेंस लाइन के पीछे
गश्त लगा रहे थे। मेरी आर्मर्ड गाड़ी की आवाज काफी तेज थी, इसलिए जल्द ही उनका ध्यान मेरी तरफ चला गया। एक मोटा तगड़ा अगुआ आदमी अपने हाथ का हथियार उठाकर जोर से चिल्लाया। मैंने गाड़ी डिफेंस लाइन के बाहर धीरे धीरे रोकी, दरवाजा खोलकर उतरा। मुझे देखकर वो सारे आदमी एक पल के लिए हक्के बक्के रह गए। अकेले इतनी बड़ी बदली हुई दानव जैसी गाड़ी लेकर बिना किसी खरोंच के आधे शहर को पार करना, यह अपने आप में ताकत की निशानी थी। अगुआ आदमी की आवाज थोड़ी नरम पड़ गई और मैं संक्षेप में जवाब देता रहा। तभी उसके पीछे खड़े एक छोटे कद के आदमी ने अचानक हैरानी से कुछ कहा। बात पूरी नहीं हुई थी, लेकिन सबको समझ आ गया कि वो बेकार एबिलिटी वाला कह रहा था। अगुआ आदमी की आंखों में तुरंत बदलाव आ गया। सतर्कता की जगह अब उलझन और शक ने ले ली। मैं बस शांति से उसे देखता रहा। हमारा बेस बेकार लोगों को नहीं पालता, खासकर उन्हें जिनका कोई फायदा ना हो। मेरी शांति और आत्मविश्वास ने जांग हू को उलझन में डाल दिया, यह उसका नाम था, और आखिरकार उसने नियम के मुताबिक चलने का फैसला किया। जांग हू के साथ मैं डिफेंस लाइन पार करके शॉपिंग मॉल के अंदर दाखिल हुआ। हॉल में लगभग 200-300 लोग जमा थे। ज्यादातर के चेहरे पीले पड़े हुए और भाव शून्य थे। जल्द ही एक हट्टा कट्टा दाढ़ी वाला आदमी आगे बढ़ा। यही इस बेस का मुखिया वांग कयांग था, एक स्ट्रेंथ टाइप एनहांसमेंट एबिलिटी वाला इंसान। वांग कयांग की आवाज गरजदार थी और उसमें एक ऐसी दबंगई थी जिस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता था। उसने बगल में रखे एक फायर हाइड्रेंट की तरफ इशारा किया। मैंने सिर हिलाया और उसकी तरफ चला गया। हाथ बढ़ाकर हल्के से उस हाइड्रेंट को छुआ और 3 सेकंड से भी कम समय में सबके सामने शुद्ध सोने से बना चमचमाता हुआ हाइड्रेंट प्रकट हो गया। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। हर कोई इस मानो किसी चमत्कार जैसे नजारे को देखकर हैरान रह गया। वांग कयांग की सांसें भारी हो गईं। उसने तेजी से मुड़कर मुझे देखा। उसकी आंखों में जुनून और लालच साफ झलक रहा था। मैंने हाथ पीछे खींचा और शांति से कुछ कहा। असल में सब कुछ परिभाषित कर देने वाली बहुत ज्यादा ताकतवर सच्चाई उजागर न हो, इसलिए मैंने इसे फिलहाल एक तरह की पदार्थ बदलने वाली एबिलिटी के रूप में छुपा दिया था। फिर भी यह इतना दंग कर देने वाला था कि काफी था। वांग कयांग का रवैया एकदम पलट गया। उसका चेहरा मुस्कान से भर गया और उसने गर्मजोशी से मेरा हाथ थाम लिया। मैंने हाथ खींचकर धीरे से कुछ पूछा और वांग कयांग हंसते हुए जवाब देने लगा। उसकी बात खत्म होते ही मॉल के गेट के बाहर से गाड़ियों की गड़गड़ाहट और अफरा तफरी भरे कदमों की आवाजें आने लगी। वांग कयांग के चेहरे पर खुशी छा गई और मैं मुड़कर गेट की तरफ देखने लगा। होंठों पर खामोशी से एक मुस्कान फैल गई। असली तमाशा अब शुरू होने वाला था। बाहर से 10-12 लोग बदहवास हालत में अंदर घुसे। सबसे आगे वांग पो था। हालांकि उसका चेहरा कुछ पीला पड़ा हुआ था, फिर भी उसकी आंखों में वही घमंड बरकरार था। उसके पीछे हान जियांगशवे थी। वो साफ सुथरी तो थी, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट और अभी तक न थमा डर साफ झलक रहा था। अंदर आते ही वांग पो ने बैग को जोर से जमीन पर पटका और गुस्से में कुछ बड़बड़ाया, लेकिन जब उन दोनों की नजर सबके बीच घिरे मुझ पर पड़ी तो उनके चेहरे एक पल में जम गए। हान जियांगशवे की आंखें फटी की फटी रह गईं और वो बेसाख्ता चीख पड़ी। वांग पो भी हैरानी से देखता रह गया। तुम यहाँ कैसे हो सकते हो? तुम मरे नहीं? मैंने उनके सवालों का कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराते हुए उन्हें देखता रहा, ठीक वैसे जैसे कोई दो जोकरों को देखता है। बहुत दिनों बाद मिले। वांग पो सबसे पहले संभला, तेज कदमों से मेरे सामने आया और तीखी नजरों से पूछने लगा, तुम कैसे अभी तक जिंदा हो? क्या किसी ने तुम्हें बचाया? मुझे उसे कुछ समझाने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। मैंने बस नजर उठाई और उसकी उस डायमंड आर्म की तरफ देखा जिस पर धातु जैसी चमक थी और जिस पर उसे बड़ा घमंड था। वांग पो, मैंने कहा, तुम हमेशा से सोचते रहे कि तुम्हारी डायमंड आर्म सबसे ऊंची, सबसे शानदार एबिलिटी है ना? वांग पो ने घमंड से ठुड्डी ऊंची कर ली। मेरी ताकत किसी भी दुश्मन को आसानी से चीर सकती है। मैं हल्के से हंसा, फिर सबके सामने हाथ उठाकर दूर से ही उसकी बाह की तरफ इशारा करते हुए कहा, लेबल अभी उबले हुए नूडल्स। मेरा मन किसी दैवीय दायरे की तरह नीचे उतरा और अगले ही पल एक कांपती हुई आवाज के साथ उसकी वो चमकती हुई इतनी घमंडी डायमंड आर्म पल भर में एक डीली ढाली, यहाँ तक कि भाप छोड़ती हुई नूडल में बदल गई। पूरा हॉल मुर्दा सी खामोशी में डूब गया। हर किसी की आंखें फटी रह गईं। खुद वांग पो भी सुन्न रह गया। वो अकड़ कर सिर झुकाए खड़ा रहा। दिमाग बिल्कुल खाली हो चुका था। अचानक वो पागलों की तरह मेरी तरफ लपका, अपने दूसरे अब भी सामान्य हाथ से मेरी गर्दन की तरफ झपटा। लेकिन इससे पहले कि वो मेरे पास पहुंचता, बेस का मुखिया वांग कयांग एक ही छलांग में मेरे और उसके बीच आ खड़ा हुआ। वांग पो, खुद पर काबू रखो, वांग कयांग तेजी से चिल्लाया। लेकिन जिस नजर से वो मुझे देख रहा था उसमें अब तक कभी न देखा गया आदर और डर था। उसे आखिरकार समझ आ गया था कि वो सोने का हाइड्रेंट मेरी असली ताकत का बस एक टुकड़ा भर था। वांग पो जोर जोर से रोता चिल्लाता टूट गया। वहीं हान जियांगशवे का चेहरा पहले ही सफेद पड़ चुका था। होंठ कांप रहे थे। वो एक शब्द तक नहीं बोल पा रही थी। मैंने उसका नाम पुकारा। वो पूरी तरह कांप उठी और धम्म से जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ी। रोते बिलखते हुए मेरी तरफ रेंगने लगी। मैंने उसे देखा। मेरी आंखों में न गुस्सा था न नफरत, बस एक तरह की उदासीनता थी, जैसे कोई कूड़े को देखता है। मैंने धीरे से सिर हिला दिया। मेरी बात तो सुनो। वो अब भी बेकार में सफाई देने की कोशिश कर रही थी। मैं उसे ऊपर से यूं देख रहा था जैसे कोई देवता किसी तुच्छ चींटी को देखता है। हान जियांगशवे, मैंने कहा, तुम ताकत की पुजारन हो, इसीलिए तुमने वांग पो की डायमंड आर्म को चुना। तुम्हें लगता था कि मेरी लेबलिंग बेकार है, एक बोझ है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली ताकत क्या होती है। बात खत्म होते ही मैंने हाथ उठाकर उंगलियां चटकाई। उसकी साफ आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी, लेबल अनब्रेकेबल केज। उसी पल हान जियांगशवे के चारों तरफ
तरफ हवा की एक अदृश्य दीवार जमीन से उठकर उसे कैद कर बैठी। उसने डर के मारे हाथ बढ़ाकर छूने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ एक ठंडी सख्त दीवार ही महसूस हुई। हवा तक अब मेरे इशारे पर चलती थी। ये देखकर वांग कतियांग के माथे पर ठंडा पसीना छलक आया। उसे राहत हुई कि उसने पहले मुझसे दुश्मनी मोल नहीं ली थी, क्योंकि ऐसे दुश्मन से लड़ना नामुमकिन था। मेरे होंठों पर एक बेहद ठंडी सी मुस्कान उभर आई। लेबल सुपर बेट, जिसका हर ज़ॉम्बी को गहरा आकर्षण महसूस हो। हुक्म देने के बाद हान जियांगशुए को अपने शरीर में कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ। वो बस डर के मारे मुझे देखती रही, समझ नहीं पा रही थी कि मैंने उसके साथ आखिर क्या किया है। लेकिन मॉल के बाहर की दुनिया उसी पल एक बड़ा उलटफेर देखने वाली थी। दूर कहीं से एक गहरी बेहद तड़प भरी दहाड़ उठी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, एक के बाद एक उठती दहाड़ें जैसे किसी सिग्नल की आग की तरह पूरे मुर्दा शहर में फैलने लगी। शहर की हर गली में भटकते ज़ॉम्बी के चेहरों पर एक अजीब सी दीवानगी छा गई और हजारों लाखों ज़ॉम्बी चारों दिशाओं से शॉपिंग मॉल की तरफ पागलों की तरह दौड़ पड़े। हॉल में बैठे बचे हुए लोग पैरों तले जमीन कांपते हुए महसूस कर डर से सिहर उठे। वांग कतियांग और जांग हू के चेहरे का रंग उड़ गया। वो दौड़कर गेट तक पहुंचे और डिफेंस लाइन की दरार से बाहर झांका। ज़ॉम्बी की लहर है, भगवान! पूरा बेस पल भर में अफरा तफरी में डूब गया। लड़ाके हड़बड़ी में डिफेंस लाइन मजबूत करने लगे। जल्दी दरवाजा बंद करो, सब लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। सिर्फ मैं ही शांत खड़ा था। मैंने उस पारदर्शी कैद में अब भी हैरान सी खड़ी हान जियांगशुए को देखते हुए धीरे से कहा, सुन रही हो हान जियांगशुए, पूरे शहर के ज़ॉम्बी तुम्हारे ही लिए आ रहे हैं। आखिरकार हान जियांगशुए को सब समझ आ गया। उसके चेहरे का खून पल भर में उतर गया। मौत से भी गहरा डर उसके दिल को जकड़ गया। वो जमीन पर घिसटते हुए बदहवास होकर गिड़गिड़ाने लगी। मैंने उसे कोई और मौका नहीं दिया, बस हाथ हिलाया और उसे कैद किए हुए उस अटूट पिंजरे का लेबल बदलकर उसे बेरोक-टोक हवा में बदल दिया। हान जियांगशुए किसी बिल्ली की तरह उछल पड़ी जिसकी दुम दब गई हो, जमीन से उठी और लड़खड़ाते हुए पिछले दरवाजे से बाहर भाग निकली। और वो उमड़ती काली सुनामी जैसी ज़ॉम्बी भीड़ ठीक शॉपिंग मॉल को बचाकर हान जियांगशुए के भागने की दिशा में ही दौड़ पड़ी। वहीं हॉल के अंदर वांग कतियांग धम्म से मेरे सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। उत्तेजना और डर से उसका बदन कांप रहा था। उसके घुटने टेकते ही हॉल में मौजूद हर बचा हुआ इंसान भी एक साथ घुटनों के बल झुक गया। मेरी नजर जमीन पर झुके हुए इन सब लोगों पर घूमती हुई आखिर में कोने में भूला बिसरा खाली नजरों वाले वांग पो पर जाकर टिक गई। मैं धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। वांग पो ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अब सिर्फ सुन्नपन और निराशा बची थी। उसने हर तरह का विरोध छोड़ दिया था। मैंने बस सिर हिलाया और उसी पल वांग पो का जीता जागता शरीर एक बेजान चट्टान में बदल दिया गया। उसके चेहरे पर उभरा वो डर और उलझन हमेशा के लिए जम गया। मैंने उस पत्थर की मूरत को देखा और बगल में डर से पीला पड़ चुके वांग कयांग से कुछ कहा। इसके बाद मैं कुछ समय के लिए ईस्ट सिटी बेस में रुक गया। ज्यादातर वक्त मैं खुद को कमरे में बंद कर अपनी इस देवता जैसी ताकत से जान पहचान बढ़ाने और उसे और निखारने में बिताता। मैंने एक साधारण कांच की गोली को एक ऐसे रत्न के रूप में लेबल किया जिसमें उपचार की ऊर्जा भरी हो, और यह रत्न लड़ाई में टांग तोड़ बैठे एक साथी को दे दिया। जैसे ही उसने वो रत्न पकड़ा, उसकी टूटी हुई हड्डी आंखों के सामने ही तेजी से जुड़ने लगी और 1 मिनट से भी कम समय में वो चलता फिरता खड़ा हो गया। फिर मैंने एक खाली नोटबुक को लेबल किया, हर जानी मानी खेती की तकनीक बताने वाला एक इंसाइक्लोपीडिया। इसकी मदद से बचे हुए लोग शॉपिंग मॉल की छत पर अपना खुद का बगीचा उगा सकते थे। मैं जो भी करता वो हर बार किसी चमत्कार जैसा लगता और यह लोगों के मन में मेरे लिए आदर और गहराता जा रहा था। लेकिन मुझे मालूम था कि ये काफी नहीं है। मुझे एक नया निजाम खड़ा करना था। इसलिए मैं कमरे से बाहर निकला, वांग कयांग और बेस के सारे मुख्य लोगों को बुलाया और उनकी आदर भरी नजरों के सामने अपना पहला विधान सुनाया। पहला नियम, आपस में लड़ना मना है। चाहे कोई एबिलिटी वाला हो या आम इंसान, कोई भी किसी वजह से एक दूसरे को मार या लूट नहीं सकता। जो ऐसा करेगा उसे बेस से निकाल दिया जाएगा। दूसरा, मेहनत के बदले खाना। बेस उत्पादन दल, इकट्ठा करने वाले दल और लड़ाकू दल बनाएगा। हर किसी को बेस के लिए कुछ न कुछ योगदान देना होगा, तभी उसे जिंदा रहने का सामान मिलेगा। जो काम नहीं करेगा वो खाना भी नहीं पाएगा। तीसरा, पूरी तरह आज्ञाकारिता। मेरा हुक्म ही सबसे बड़ा हुक्म है, कोई भी इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। मेरे इन नियमों के तहत यह बेस, जिसे अब लोग जेनेसिस बेस कहने लगे थे, तेजी से आगे बढ़ने लगा। मैंने एक दिव्य कौशल विनिमय केंद्र भी बनाया, जहाँ बचे हुए लोग अपने मेहनत के अंक देकर मुझसे कुछ खास लेबल्ड चीजें ले सकते थे, जैसे कभी कुंद न होने वाली कुल्हाड़ी, झकम जल्दी भरने वाली पट्टियां या छोटे इलाके के ज़ॉम्बी को भगाने वाला ध्वनि यंत्र। ये सब चीजें मैं यूं ही बिना किसी मेहनत के बना देता, लेकिन इनसे बेस की उत्पादन क्षमता और सुरक्षा दोनों बहुत बढ़ गई। रेडियो के जरिए जेनेसिस की शोहरत धीरे धीरे फैलने लगी और ज्यादा से ज्यादा बचे हुए लोग शरण की तलाश में यहाँ आने लगे। बेस का आकार मात्र 1 महीने में कुछ 100 लोगों से बढ़कर लगभग 3000 तक पहुँच गया। वहीं मैं खुद और भी एकांत प्रिय होता चला गया। एक दिन मैं अपने कमरे में एक बूंद पानी को हल्की सी आत्मचेतना रखने वाला जीव लेबल करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही मेरी मानसिक शक्ति गहराई से केंद्रित हुई, मुझे अचानक एक अजनबी, उतनी ही ताकतवर मानसिक शक्ति दूर आसमान से खींचकर आती महसूस हुई। मेरे होंठों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। लगता है कोई और भी मेरे इलाके पर नजर गड़ाए बैठा है। मैंने तुरंत पलटवार नहीं किया, बल्कि उस दूसरी शक्ति को सावधानी से अंदर झांकने दिया। मैं देखना चाहता था कि यह पर्दे के पीछे छिपा शख्स आखिर चाहता क्या है। वो मानसिक शक्ति पूरे बेस का चक्कर लगाती रही, यहाँ की व्यवस्था और शांति देखकर मानो हैरान रह गई हो। और आखिर में उसने मुझे उस पेंट हाउस स्वीट में पकड़ लिया जहाँ मैं था। एक ठंडी घमंडी बिना किसी
सी भावना वाली आवाज सीधे मेरे दिमाग में गूंज उठी, मानो वो आवाज किसी 9वें आसमान से आई हो, जिसमें एक ऐसी दबंगई थी जिस पर सवाल उठाना नामुमकिन था। मैंने भी उसी अंदाज में दिमाग में ही ठंडक से जवाब दिया। उस दूसरे शख्स को शायद यह उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी आसानी से उससे मानसिक बातचीत कर पाऊंगा। वो एक पल के लिए खामोश हो गया, फिर उसकी आवाज में एक ऐसी दबंगई भर आई मानो यह उसका जन्मसिद्ध हक हो। मैं हंस पड़ा। इस दुनिया में जहाँ नियम मैं खुद तय करता हूँ, आखिर मुझे परखने का हक किसे है? मैं उठकर खिड़की के पास गया, उस दिशा में देखा जहाँ से वो मानसिक शक्ति आई थी, शहर के बीचों बीच खड़ी सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत। लगता है अब वक्त आ गया है इस दुनिया के दूसरे खिलाड़ियों से मिलने का। मेरा मन बस थोड़ा हिला और मेरे दिमाग में घुसी वो दबंग मानसिक शक्ति चीख उठी, जोर से मेरे दायरे से बाहर धकेल दी गई। कई किलोमीटर दूर स्काई टावर की चोटी पर तख्त पर बैठा एक रहस्यमयी शख्स अचानक मुंह से खून उगल पड़ा। कुछ देर बाद मैं अकेला उसी आर्मर्ड गाड़ी में स्काई टावर के नीचे पहुंच गया। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि वो ताकतवर मानसिक शक्ति टावर की चोटी पर बैठी किसी देवता सी नजर से मुझे घूर रही है। मैं इमारत के अंदर गया, जो पूरी तरह खाली थी, फिर भी बिल्कुल साफ सुथरी। मैं सीधा लिफ्ट की तरफ बढ़ा और सबसे ऊपरी मंजिल का बटन दबाया। अजीब बात ये थी कि लिफ्ट अब भी चल रही थी। जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर की ओर बढ़ती गई, वो मानसिक दबाव भी उतना ही बढ़ता गया, लेकिन मेरे लिए वो बस एक हल्की सी हवा के झोंके जैसा था। लिफ्ट सबसे ऊपरी मंजिल पर रुकी और मेरे सामने एक पूरी मंजिल में फैला शानदार हॉल था। हॉल के आखिर में काले क्रिस्टल से बना एक तख्त रखा था और उस पर एक आदमी बैठा था, पुराने जमाने के शानदार शाही लिबास में। चेहरा खूबसूरत, लेकिन आंखें इंसानों जैसी नहीं बल्कि बर्फ जैसी ठंडी। उसके चारों ओर एक ताकतवर मानसिक दबाव फैला था, जिससे आसपास की जगह हल्के से मुड़ी तुड़ी नजर आती थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने आप मुझसे मिलने चले आने की? उसकी आवाज में ऊंचे दर्जे का घमंड था। यह शहर मेरा इलाका है, तुमने हद पार कर दी, मैंने शांति से जवाब दिया। वो आदमी हंसा, उसकी हंसी में साफ तिरस्कार झलक रहा था। हास्यास्पद देसी आदमी, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुम किसके सामने खड़े हो। वो तख्त से उठा और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। मेरा नाम झाओ तियानचियोंग है। जिस पल यह दुनिया खत्म होनी शुरू हुई, उसी पल मैंने सबसे बड़ी ताकत जगाई, मेंटल डोमिनियन। मैं अपने से कमजोर मानसिक शक्ति वाले हर जीव को काबू में कर सकता हूँ। ये जॉम्बी तो बस मेरे पाले हुए शिकारी कुत्ते भर हैं। वो मेरे सामने आकर अपनी मानसिक शक्ति से मुझे दबाने की कोशिश करने लगा। तुम्हारे पास कुछ अजीब सी छोटी मोटी तरकीबें जरूर हैं, लेकिन असली मानसिक ताकत के सामने वो कुछ भी नहीं। मेरे आगे झुक जाओ, मैं तुम्हें अपने से बस थोड़ा कम गौरव दे सकता हूँ। मैं उसे यूं देख रहा था मानो किसी मूर्ख को देख रहा हूँ। मेंटल डोमिनियन, दूसरों को काबू में करना, यह तो बड़ी ही आदिम और घटिया सी एबिलिटी है। बेमतलब का शोर। जैसे ही मेरा लेबल नीचे उतरा, झाओ तियानचियोंग के चारों तरफ फैली वो मानसिक शक्ति जो जगह तक मोड़ सकती थी, किसी फोड़े हुए गुब्बारे की तरह पल भर में गायब हो गई। उसके चेहरे पर जमा वो जीत का घमंड जम गया। उसकी जगह अब तक कभी न देखा गया झटका और उलझन ले चुकी थी। मेरी ताकत, तुमने मेरे साथ क्या किया? वो कांपते हुए हाथ उठाकर फिर से अपनी मानसिक शक्ति जुटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे अपने दिमाग में सिर्फ खालीपन महसूस हुआ। वो डर के मारे पीछे हटा और मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता गया। मैंने बस उस ताकत को जिस पर तुम्हें इतना घमंड था, एक बेमतलब के शोर में बदल दिया है। शोर? वो इस लफ्ज का मतलब तक समझ नहीं पा रहा था। मैं उसके उस तख्त तक पहुंचकर बैठ गया। तुम्हें राज करने का खेल खेलना पसंद है ना? तो अब हम खेल बदलते हैं। इस बार राजा मैं हूँगा और तुम खिलौना। मेरी नजर इस खाली शानदार हॉल पर घूमी। तुम्हें नहीं लगता ये जगह कुछ ज्यादा ही सपाट है? मैंने उंगलियां चटकाई और उसी पल पूरे हॉल का सख्त संगमरमर का फर्श नम मिट्टी में बदल गया। हरी भरी घास उग आई, दीवारें गायब हो गईं और उनकी जगह दूर तक फैला घना जंगल उभर आया। बस कुछ ही सेकंड में गगनचुंबी इमारत की चोटी पर बना यह शानदार महल एक जीवंत आदिम जंगल में बदल चुका था। दुनिया को इस तरह बदल डालना, यही असली सृष्टिकर्ता देवता की ताकत थी। झाओ तियानचियोंग को आखिरकार समझ आ गया कि उसकी इतनी घमंड वाली मेंटल डोमिनियन मेरे सामने कितनी हास्यास्पद है। तुम आखिर हो क्या? मैंने एक हाथ ठुड्डी पर टिकाकर उसे ऊपर से देखा। मैं इस दुनिया का नया नियम हूँ। मैं उसे यूं देख रहा था मानो कोई दिलचस्प प्रयोग हो। तुम दूसरों की चेतना छीनते हो, उन्हें कठपुतली बना देते हो, तो चलो मैं तुम्हें सबसे भरपूर चेतना देता हूँ। उसी पल झाओ तियानचियोंग का शरीर हिंसक ढंग से ऐंठने लगा। उसकी आंखें तेजी से बदलने लगी। अनगिनत अलग अलग प्राणियों की यादें, भावनाएं और जीवन मरण की गाथाएं किसी टूटे बांध के सैलाब की तरह उसके भीतर बचे इंसानी हिस्से पर टूट पड़ी। वो सिर पकड़कर जमीन पर तड़पने लगा। ये किसी भी यातना से ज्यादा क्रूर था। मैं यह सब पूरी शांति से देखता रहा। मेरे दिल में कोई हलचल नहीं थी। पुराने देवता आखिर सत्ता छोड़ेंगे ही और यहाँ एक नए देवता का राज्याभिषेक होगा। ये जगह जिसे मैंने आसमान का जंगल बना डाला था, अब मेरा नया ठिकाना बन गई। मैं तख्त पर बैठा, जहाँ तक मेरी नजर जाती वो सब अब मेरा कैनवास था। मैंने अपनी मर्जी के मुताबिक इस मुर्दा शहर को नए सिरे से लेबल करना शुरू कर दिया। मैंने शहर के पश्चिम में उस जहरीले औद्योगिक इलाके की तरफ देखा, जहाँ जहरीली गैस फैली हुई थी और कुछ भी नहीं उगता था। अगले ही पल जमीन की गहराइयों से एक साफ झरना फूट पड़ा। जहाँ जहाँ से वो बहा, वहाँ का जहर बेअसर होता गया। जमीन में फिर से जान लौटी और नई हरियाली फैलने लगी। मैंने शहर के दक्षिण में गिरे पड़े रिहायशी इलाके की तरफ देखा, जहाँ अनगिनत लोग खंडहरों में छिपकर बस किसी तरह जिंदा थे। लेबल मेरा मजबूत और रहने लायक आदर्श पारिस्थितिक समुदाय। खंडहरों का लोहा और सीमेंट अपने आप जुड़ने लगा और पानी के रिसाइकिल सिस्टम और सौर ऊर्जा से लैस भविष्य जैसी दिखने वाली इमारतें जमीन से उठ खड़ी हुई। मैंने शहर के उत्तर में उस उजड़े इलाके की तरफ देखा। हर बुराई को अलग कर देने वाली
अनंत मुहर। उसी पल गड्ढे के ऊपर की जगह मुड़ गई, एक विशाल भंवर बन गया और उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करने वाले हर राक्षस को टुकड़ों में पीस डाला। मेरा हर लेबल इस दुनिया की बनावट को बदल रहा था। 2.5 साल बाद वांग कयांग ने मुझे इस नई दुनिया के हालात की जानकारी दी। आखिर में उसने कुछ हिचकिचाते हुए पूछा, मालिक, हमने एक अजीब शख्स पकड़ा है। वो शहर के बाहर लगातार भागता रहा है। उसके पीछे अनगिनत ज़ॉम्बी लगे हुए हैं, लेकिन वो हर बार आखिरी पल में बच निकलता है। हमें उसे जाल में फंसाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। पता चला वो हान जियांगशुए है। ये नाम अब पिछले जन्म की कोई बात जैसा लगने लगा था। मुझे उसकी हालत का अंदाजा था। मेरा पीछा मत करो, तुमने ही गलती की थी। अब सब कुछ खत्म करने का वक्त आ गया है। मेरी नजर बादलों को चीर कर उस बदहाल फंसी हुई शख्सियत पर जा टिकी। एक खामोश इजाजत के साथ हान जियांगशुए की नजरों का सारा फोकस बिखर गया। उसकी तड़प वहीं खत्म हो गई। धीरे धीरे मेरी दुनिया में वक्त का कोई मतलब नहीं रह गया। मुझे नहीं पता कितना समय बीत चुका था। जो शहर मैंने बनाया था वो अब लाखों की आबादी वाला एक महानगर बन चुका था, जिसे लोग देव कृपा नगर कहकर पुकारते थे। मेरा शरीर कब का इंसानी सीमाओं से आजाद हो चुका था। अब मैं ऊर्जा और पदार्थ के बीच कहीं मौजूद एक अस्तित्व बन चुका था। मेरी चेतना पूरे ग्रह की धड़कन के साथ धड़कती थी। मेरी हर सांस तूफान और सुनामी तक ला सकती थी। मैं सच में इस दुनिया का देवता बन चुका था। लेकिन नीचे फैले इस चहल पहल भरे शहर को देखकर मेरे दिल में कहीं एक अजीब सा खालीपन उतर आया। तभी मैंने अचानक सिर उठाकर गहरे ब्रह्मांड की तरफ देखा। मुझे अपने पैरों तले मौजूद इस ग्रह जैसे अनगिनत दूसरे ग्रह दिखे, जो अंधकार और सड़ांत में डूबते जा रहे थे। मुझे यह भी दिखा कि ब्रह्मांड की और गहराई में इस सारी बुराई की जड़ आखिर कहाँ छिपी है। मेरे होंठों पर आखिरकार एक ऐसी मुस्कान उभरी जिसमें दिल से उठी लड़ने की ललक साफ छलक रही थी। उबाऊ दिन अब खत्म हुए। मैं तख्त से उठा, एक कदम आगे बढ़ाया और अगले ही पल देव कृपा नगर के मुहाने पर जा पहुंचा। कुछ कहकर मैं वहां रुका नहीं। रोशनी की एक लकीर बनकर वायुमंडल की तरफ दौड़ पड़ा। इस नीले ग्रह को छोड़ने से ठीक पहले मैंने पलटकर एक आखिरी गहरी नजर इस पर डाली और फिर अपना आखिरी सबसे ताकतवर लेबल यहाँ छोड़ दिया। लेबल